हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार मसौतिया एंड यू आर वाचिंग लेट्स क्रैक टीईटी। दोस्तों, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द पैट एग्जाम, सो स्टे हियर एंड लुक एट दिस डिजिटल बोर्ड एंड लिसन टू मी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग फॉर यू। मुझे सुनिएगा मैं आपके लिए क्या कह रहा हूं, बिकॉज दिस क्लास इज नॉट ऑल इंपॉर्टेंट बट ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपने अगर पैट का सिलेबस देखा होगा दोस्तों, तो पैट के सिलेबस में आपका जो इंग्लिश आएगी 5 नंबर की, उसमें इंग्लिश भी आएगी, यानी अंग्रेजी उसमें 5 नंबर की आएगी, जिसमें आपकी ग्रामर भी आएगा और जिसमें आपका पैसेज भी आने वाला है। तो मैं आज से आपके लिए एक बैक टू बैक आपको ये वीडियो मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश की बिल्कुल इनिशियल स्टेज को लेकर कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, वो तो आपको बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं बात करूँगा बिल्कुल इंग्लिश की से बिल्कुल इनिशियल स्टेज, मतलब शुरुआती स्टेज को लेकर। देखिए, सबसे पहले प्रश्न आपके मन में ये उठना चाहिए, द फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी रेज्ड इन योर माइंड। पहला ही क्वेश्चन आपके मन में उठना चाहिए कि सर इंग्लिश क्या है। इंग्लिश क्या है? हम जिसको पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। देखिए, इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर को हमने 2 भागों में बांट कर पढ़ना है। इंग्लिश, सबसे पहले सुनिएगा, इंग्लिश ग्रामर को हम 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर को भी हम 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। एक तो आपका ग्रामेटिकल पोर्शन, ठीक है भाई, एक तो आपका ग्रामेटिकल पोर्शन होगा। दूसरा दोस्तों आपको इसमें इसी में ही देखेंगे हम वोकेबुलरी क्यों, किसको देखेंगे? वोकेबुलरी को। और जब हम इंग्लिश का पोर्शन देखेंगे तो इंग्लिश का सिलेबस अलग होगा और हिंदी का सिलेबस, सॉरी, वोकेबुलरी का सिलेबस अलग होगा। तो आज हम स्टार्ट करा रहे हैं आपके लिए इंग्लिश की ग्रामर वाला जो पोर्शन है उसको लेकर हम आपके सामने बात करेंगे। तो इसको रफ कर रहा हूं मैं, केवल बताने के लिए लिखा था मैंने आपके लिए। देखिएगा भाई, तो सबसे पहला क्वेश्चन आया आपके सामने कि सर आप जिस इंग्लिश की बात कर रहे हैं, आप जिस इंग्लिश की बात कर रहे हैं, सर ये इंग्लिश क्या है? ये इंग्लिश क्या है? आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन उठना चाहिए। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। ओके, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक भाषा है। क्या दोस्तों, आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से आपको समझ में आया कि गुरुजी आपने बताया अंग्रेजी एक भाषा है। जैसे आप गणित पढ़ते हैं तो गणित एक अलग वे में बात करता है, और इंग्लिश हम बात करें तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज को सीखने का तरीका कैसे आएगा ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश एक भाषा है, तो इंग्लिश को कैसे सीखा जाए? इंग्लिश एक भाषा है तो इंग्लिश तब सीखी जाएगी गुरुजी जब इंग्लिश को क्या करा जाएगा? इंग्लिश को बोला जाएगा। इंग्लिश को बोला जाएगा, तभी हम क्या कर सकते हैं? उसको सीख सकते हैं। और बोलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी मित्रों? फ्रेंड्स, साउंड की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? साउंड की। और साउंड कब निकलेगा? साउंड किसकी सहायता से निकलेगा? साउंड निकलेगा आपके लेटर्स की सहायता से। साउंड निकलेगा लेटर्स की सहायता से। तो यहां तक तो हमें पहुंचना है। इंग्लिश तब आएगी जब बोला जाएगा, और बोला कब जाएगा? जब आपके मुंह से आवाज़ निकलेगी। और आवाज़ कब निकलेगी? जब आप किसी लेटर का प्रयोग करोगे। जब आप किसी लेटर का प्रयोग करोगे। आर यू वॉचिंग दिस? ओके, चलिए हम बढ़े आगे। अब हमें पता चला सर जी जो मेन मैटर है वो लेटर को लेकर है, वो लेटर को लेकर है। तो पहले आप लेटर को करा दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग लेटर को करा देते हैं, और लेटर को लेकर ही हम आगे आपके सामने डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। आ जाओ जल्दी, देखो जरा। तो हेडिंग डालिएगा लेटर को लेकर।
जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। आई होप कि इतना मैं आपको आपके लिए बोल्ड लिख रहा हूँ, दिख रहा होगा। अच्छा, ज़्यादा बोल्ड हो गया, एक मिनट भाई, इसकी मोटाई थोड़ी कम कर लेते हैं। लेटर यानी वर्ण, लेटर यानी वर्ण जो आपको दिख रहा है, सर जी ये क्या है जो आपने लिख दिया, इनको कैसे पढ़ेंगे, इनको कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहली बात तो सर जी ये पता चलना चाहिए कि ये है क्या। लेटर को सुनिएगा, लेटर इज द लोएस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई है भैया लेटर। अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई क्या है? लेटर है। लेटर इज द लोएस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। अब जो लेटर कितने प्रकार से आपने पढ़े होंगे, लेटर को आप कैसे पढ़ोगे? जब आपने लेटर के बारे में पढ़ा तो गुरुजी हमें दो चीज़ें पढ़ाई हैं। आपने जब लेटर के बारे में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा एक तो राइटिंग के आधार पे, तो आपका राइटिंग हो गया, एक हो गया आपका स्पीकिंग को लेकर, ठीक है। एक आपका लिखने के आधार पर और दूसरा आपका बोलने के आधार पे। जब हमने लिखने के बारे में पूछा तो हमेशा से हम दो तरीके से लिखते आए हैं, जैसा कि हमें हमारे मास्टर जी ने, गुरु जी ने हमें बताया था। एक तो आपने कहते थे कैपिटल लेटर में लिखिएगा। किस में लिखिएगा? कैपिटल लेटर में लिखिएगा। और दूसरा दोस्तों, दूसरा आपका आता है कि स्मॉल लेटर में लिखेंगे। एक कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ हमें कुछ अलग ही देखने को मिला। यहाँ कह दिया कि एक भाग होगा आपका वॉवेल्स और दूसरा भाग होगा आपका कॉन्सोनेंट। ठीक है भैया, एक आपका वॉवेल्स होगा और दूसरा आपका कॉन्सोनेंट होगा। गुरुजी ये क्या होते हैं? देखो भाई, जब हम कैपिटल लेटर लिखते हैं तो कैपिटल लेटर लिखने का तरीका कैसे होता है? ए बी सी डी और आपका ई, ऐसे लिखा जाता है ना कैपिटल, ऐसे तो लिखा जाता है। जब हम स्मॉल लेटर लिखने पहुंचे तो गुरुजी ने हाथ पकड़ के बोला बेटा ऐसे लिखो, सी डी और ई। अच्छा, है कैपिटल और स्मॉल लेटर से मतलब इसके साइज से नहीं है, इसके लिखने के तरीके से है, वे ऑफ राइटिंग से है। देखो, कुछ स्मॉल लेटर के जो लेटर होते हैं वो कैपिटल लेटर से भी बड़े आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एफ है, जैसे आपको एफ है 4 लाइनों में देखने को मिल जाता है अगर आपने लाइनों वाली ग्राफिकल वाली कॉपी में राइटिंग की है। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट, अब लेटर कितने हैं टोटल? लेटर हैं दोस्तों 26। लेटर कितने होते हैं इंग्लिश में? 26 होते हैं। और 26 में से अगर हम वॉवेल्स देखिए, यहाँ तक भी ये 26 हैं और यहाँ भी 26 हैं। ये लिखने के आधार पर अलग अलग, यहाँ तक कोई बंटवारा नहीं है। लेकिन जब 26 को यहाँ बांटेंगे तो यहाँ 5 तो होते हैं हमारे वॉवेल्स और बाकी 21 होते हैं आपके कॉन्सोनेंट। 5 वोवेल्स कौन से होते हैं? 5 वोवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू और बाकी जितने भी रिमेनिंग बच गए वो दोस्तों सब क्या हो गए? वो सब
आपके कॉन्सोनेंट हो गए, वो सब आपके क्या हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए। भाई क्लियर हुआ सभी का, सभी को समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको यहाँ तक समझाने में कामयाब रहा हूँगा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, अब हमने लेटर का क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर तो हमने पढ़ लिया। हिंदी में अगर बात करें तो मित्रों इसको कहा जाएगा, जो हिंदी में समझना चाहते हैं उनके लिए बोल देता हूँ, इसको स्वर कहेंगे और इनको हम बच्चों व्यंजन कहेंगे। ये आपके स्वर और ये व्यंजन, यानी आप मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों को एक साथ लेकर भी चल सकते हो। अब हमने लेटर तो पढ़ लिया गुरुजी, लेटर से आगे क्या पढ़ें, लेटर से आगे की कहानी क्या होगी। तो भाई जब लेटर आपने पढ़ लिया तो लेटर से आगे आपका पढ़ना पड़ेगा आपको, होने को तो सिलेबल भी होता है, बट आगे वाला जो मेन चीज़ है जिसके बारे में आपको पढ़ना है वो वर्ड है। और वर्ड से आगे आपको देखने को मिलेगा सेंटेंस, हालांकि क्लॉज भी होता है बट मैं वही बता रहा हूँ जिसको आपको पढ़ना है। और उसके बाद पैराग्राफ है, एंड देन आप स्टोरी या नॉवेल उसको कह सकते हो। ठीक भैया, ये इसका एक क्रम है, ये इसी क्रम में आगे बढ़ेगा, ये इसी क्रम में आगे बढ़ेगा। लेटर से ये वर्ड और वर्ड से बड़ा सेंटेंस, सेंटेंस से बड़ा पैराग्राफ और पैराग्राफ से बड़ा आपको ये देखने को मिलेगा। समझ में बात आ रही है? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। अब दोस्तों जो सेकंड नंबर पे जो वर्ड आता है, गुरुजी वर्ड क्या है, वर्ड क्या है, ये है क्या, इसके बारे में हमें बताइए। वर्ड क्या है? देखो भाई, a meaningful group of letter is called word। यानी मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर जो है आपका क्या कहलाता है, आपका वर्ड कहलाता है। मुझे लग रहा है शायद इधर का आपको दिख नहीं रहा है, मैं आपको प्रयास करता हूँ कैमरे को एडजस्ट करके कि आप लोगों को अच्छे से दिख सके। अब आपको दिख रहा है? चलिए, हाँ अब आपको दिख रहा है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो अब मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, यानी लेटर का एक सार्थक समूह आपको वर्ड कहलाता है। जैसे मैंने B + A + T बराबर मैंने लिख दिया BAT बैट। ठीक है, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों बच्चों ये क्या हैं, ये लेटर हैं, आपके लेटर हैं। और ये जो तीनों से मिलकर बना ये आपका वर्ड हो गया। ये वर्ड क्यों हो गया? क्योंकि इसका हिंदी में अर्थ निकलता है बल्ला। ठीक है, तो ये अर्थपूर्ण हो गया, ये अर्थपूर्ण हो गया। अब सर लेटर कितने प्रकार के होते हैं, लेटर को हम किन किन रूप में पढ़ेंगे? जो हमारा लेटर होगा उसको हम नाउन के रूप में पढ़ेंगे, मीन्स ये एक संज्ञा होती है। ये हमारा प्रोनाउन यानी आपको सर्वनाम के रूप में इसको पढ़ना होगा। आपको वर्ब के रूप में इसको पढ़ना होगा, जिसको हिंदी में आप लोग पुकारेंगे क्या? क्रिया। आपको इसको
एडवर्ब के रूप में पढ़ना होगा, मीन्स हिंदी में क्रिया विशेषण के रूप में। ठीक है, और यहाँ पर एडजेक्टिव आपको पढ़ना होगा, यानी विशेषण जिसको हिंदी में कहा जाता है। यहाँ से आपको प्रीपोजिशन पढ़नी होंगी, ठीक है, इसको संबंध सूचक शब्द भी कह सकते हैं। यहाँ से आपको कंजक्शन पढ़ने होंगे, इनको संयोजक कहते हैं। ठीक है, यहीं से आपको इंटरजेक्शन भी पढ़ना होगा। इंटरजेक्शन भी पढ़ना होगा, यानी आपको यहाँ से क्या पता चला, आपको यहाँ से ये पता चला कि गुरुजी हम जो देखते हैं वर्ड को इतने रूप में देखते हैं। ये कितने रूप हो गए भी आपके वर्ड के? वर्ड आपको नाउन के रूप में मिलेगा, प्रोनाउन के रूप में मिलेगा, वर्ब के रूप में मिलेगा, एडवर्ब के रूप में मिलेगा, एडजेक्टिव के रूप में मिलेगा, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और आपका इंटरजेक्शन इनके रूप में मिलेगा। अच्छा, एक बात और आपको बता दें, जब आपका कोई भी वर्ड किसी सेंटेंस के अंदर आपको लिखा मिलेगा तो फिर वो वर्ड नहीं होगा। गुरुजी वर्ड नहीं होगा तो फिर क्या होगा? ये सभी के सभी पता फिर क्या होंगे? ये होंगे आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या होंगे आपकी? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये सभी के सभी क्या होंगे? आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगी। भाई समझ में बात आई? समझ आ गया? ठीक है, चलिए आ गया होगा। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बड़े आगे अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप को लेकर। हमने वर्ड को लेकर बात करी, अभी हम बात करेंगे सेंटेंस को लेकर। सेंटेंस को लेकर बात करेंगे। जब हम सेंटेंस को लेकर बात करते हैं तो सेंटेंस भी बच्चों तीन प्रकार के आपको दिखाई देंगे। सेंटेंस भी आपको तीन प्रकार के दिखाई देंगे। अब आप में से बहुत से बच्चे अपना दिमाग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग अभी से ही लगाना प्रारंभ कर दिया होगा कि सर ये तो हमें पता है, और ये तीन जो होते हैं वो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर होते हैं। लेकिन गलत है बच्चों, आपका आंसर गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यह प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ना होकर एक आपका सिंपल सेंटेंस होगा, ठीक है, एक आपका कंपाउंड सेंटेंस होगा, और तीसरा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। तीसरा दोस्तों आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। क्लियर हुआ सभी का भाई? पता चले आपको? तो भैया इन तीनों में अंतर क्या है? अंतर यह है, इसको हिंदी में कहा जाएगा साधारण वाक्य। ठीक है भैया, इसको कहा जाएगा संयुक्त वाक्य। क्या कहा जाएगा? संयुक्त वाक्य। और इसको कहा जाएगा मिश्रित वाक्य। इसको क्या कहा जाएगा मित्रों? इसको कहा जाएगा मिश्रित वाक्य। अब इन तीनों में अंतर क्या है गुरुजी? व्हाट इज द डिफरेंस अमंग दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस? इन तीनों में अंतर क्या है? चलो बेटा बबुआ मैं आपको बताता हूं अंतर क्या है। इसमें वन फाइनाइट वर्ब,
इसमें केवल वन फाइनाइट वर्ब होगी, ठीक है। ये आपका टू और मोर हो सकती हैं, इसमें दो या दो से अधिक हो सकती हैं, और इसमें भी टू या उससे ज़्यादा, दोनों में से कोई भी हो सकती है। टू या मोर दोनों में से कोई भी हो सकती है, लेकिन यहाँ से कोई हो तो सकती है, लेकिन इनमें दोनों में अंतर क्या होगा, दोनों में अंतर क्या होगा, आप लोग ये बता दीजिएगा, दोनों में अंतर क्या होगा, फटाफट इसको बताइएगा। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या होगा, अंतर गुरुजी ये होगा, इसमें लिखेगा, इसमें दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, जिसका अलग होने पर, अलग होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब वो अलग अलग भी अपना अर्थ दे देते हैं, उनका अलग अलग भी अर्थ उनसे पूछे तो वो अपना अलग अलग अर्थ क्या कर देंगे, दे देंगे। इसमें क्या है, इनको अलग करने पर दोनों वाक्य अर्थपूर्ण नहीं बचते, अर्थपूर्ण नहीं बचते, मतलब एक वाक्य अर्थहीन हो जाएगा या उसके अर्थ में कोई ना कोई कमी हो जाएगी। अब ये जो फर्स्ट वाला है ये अपने आप में बिल्कुल सिंपल है, इसमें इसको अलग करने या बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसका आप लोग एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट तरीके से। ठीक है भाई, आगे देखो। अब आएगा बात सिंपल सेंटेंस को लेकर। जब हम सिंपल सेंटेंस की जिक्र करते हैं सिंपल सेंटेंस का जब हम जिक्र करते हैं तो सिंपल सेंटेंस हमारे सामने कितने निकल कर आते हैं भाई, 5। तो हम लिखते हैं देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। सिंपल सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं भैया। देयर आर 5 टाइप्स। अब ये जो 5 टाइप्स हैं ये कौन कौन से हैं, ये 5 टाइप्स आपको नंबर 1 आपका असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। नंबर 2 आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस,
नंबर 4 आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और नंबर 5 आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये 5 प्रकार होते हैं भैया इसके। देर आर 5 टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस। देर आर 5 टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस। दिख लग गया पता आपको? चले पड़े आगे। अब हम बारी बारी से इन सेंटेंसेस को देखेंगे। हम लोग ना बारी बारी से इन सेंटेंस को देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालें असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है कथनवाचक वाक्य। क्या कहा जाता है इसको? हिंदी में इसको कहा जाता है कथनवाचक वाक्य। क्या कहा जाता है? कथनवाचक वाक्य। अब इस कथनवाचक वाक्य को भी क्या गुरुजी बांटा जाता है कहीं? हाँ भैया, इसको भी बांटेंगे हम। देखो भी इसको कैसे कैसे बटेगा। ये कथनवाचक वाक्य या असर्टिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं मित्रों। देर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। एक तो आपका हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, एक हो जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। एक आपका अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा आपका नेगेटिव सेंटेंस। इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सकारात्मक भी कहते हैं। सकारात्मक वाक्य हम इसको हिंदी में बोलेंगे और इसको नकारात्मक वाक्य हम इसको हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, बात समझे? अब क्या समझे आप लोग इससे आप लोगों ने समझा कि सर आपका जो ये असर्टिव सेंटेंस है ये भी 2 प्रकार का होता है। असर्टिव सेंटेंस भी 2 प्रकार का होता है। इसकी कुछ स्ट्रक्चर हैं। देखो, इसमें आपको एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। यही स्ट्रक्चर होगा, इससे ज़्यादा इसमें स्ट्रक्चर नहीं होगा। इसमें क्या होगा, बिल्कुल सेम उसी की तरह रहेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें ना नोट लगा होगा, उसके बाद मेन वर्ब होगी एंड देन आपका वही ऑब्जेक्ट होगा और आपका अदर वर्ड होगा एंड देन फुल स्टॉप। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कैसे, इसके आधार पे एक सेंटेंस बनाकर देखें क्या? देखो भाई, मैं लिख रहा हूं आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, तो भैया इसमें क्या, आई सब्जेक्ट हुआ, एम हेल्पिंग वर्ब हुई, टीचिंग मेन वर्ब हुई, यू ऑब्जेक्ट हुआ और आपका ये सेकंड ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड इसको कह सकते हो। ठीक है, इसमें आपको मना कर दिया जाएगा, आई एम नॉट टीचिंग यू इंग्लिश। आई एम नॉट टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी
नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें नेगेटिव के लिए नोट लगा, अदरवाइज बिल्कुल सेम सेंटेंस में आपके सामने लिख रहा हूँ। तो आप लोगों को समझ में आया, अभी क्लियर होगा हैं? समझ में बात आ रही है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पर आपका आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव को भी हिंदी में अगर बात करें तो दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य इसको बोला जाता है। इसको प्रश्न वाक्य बोला जाता है। तो प्रश्न पूछने के लिए भी दो तरीके के सेंटेंसों का यूज होता है पूरी दुनिया में, ना कि हमारे भारत में। ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी आपके 2 टाइप के हैं। फर्स्ट टाइप आपका यस नो टाइप और दूसरा आपका WH या क्वेश्चन वर्ड टाइप। तो दोनों टाइप हो गए भाई, WH या क्वेश्चन वर्ड टाइप। अब इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर क्या हुआ? इन दोनों में अंतर ये हुआ कि इसमें हिंदी में क्या पहले लगा होता है और क्वेश्चन मार्क, और उसमें कब, क्यों, कैसे, ये सभी बीच में लगे होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? बीच में लगे होते हैं। और इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में दोस्तों क्या होगा? अरे ठीक है, चलिए इंग्लिश में आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, तो कि बार बार आ रहा है। एक मिनट ब्लॉक करो इसको, यहाँ से काटो। देखो इधर, तो आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले होगी, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, एंड देन मेन वर्ब होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, एंड देन आपका अदर वर्ड देखने को मिलेगा, और क्वेश्चन मार्क तो आपका कंपलसरी होगा ही होगा। ये आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका स्ट्रक्चर होगा। इसमें क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, एंड देन ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है भैया, आपका क्वेश्चन मार्क क्लियर हुआ? तो इसी आधार पे हम कुछ सेंटेंस बनाकर देख रहे हैं। आर यू गोइंग, मैंने यू तो लिखा ही नहीं है, बोला रहा हूं लेकिन लिखें, ये आर यू टीचिंग इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क। हिंदी में बात करें, क्या आप
अंग्रेजी पढ़ा रहे हो? क्या आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हो? अब आपने देखा कि यहाँ पर हिंदी वालों में क्या आया और यहाँ आर आया, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है। पहचान हो गई दोनों की अच्छे से? देखो, जब इसमें चले हम दूसरी तरफ, इसमें वाई आर यू टीचिंग इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क। लेकिन जैसे हम इसको हिंदी में अर्थ निकालने लगे तो हिंदी में अर्थ क्या निकला इसका? आप अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहे हो? पढ़ा रहे हो क्वेश्चन मार्क। एक बात समझो भाई, मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड आएगा इंग्लिश में। यहाँ क्वेश्चन वर्ड आया या नहीं आया? बिल्कुल आया। हिंदी वाले वाक्यों में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसना, कितने, किसको, ये सब बीच में आएगा। आपका यहाँ पर बीच में आया या नहीं आया? हाँ जी गुरुजी आ गया, हाँ जी गुरुजी आ गया, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ से अच्छे से समझ में आ गया होगा। बड़े आगे। अब तीसरे नंबर का आपका आता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। अच्छा, इंपेरेटिव सेंटेंस को में होता क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस में आप किसी को ऑर्डर देंगे, आपसे या आप किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, आप किसी को सजेशन दोगे या आपको कोई सजेशन देगा, आपको कोई किसी काम को करने के लिए मना करेगा या आप किसी को किसी काम को करने के लिए मना करोगे। ठीक है, ये सब चीज़ जो आएंगी ये सब इंपेरेटिव सेंटेंस में आएंगी। ऑर्डर मतलब यहाँ क्या मीन्स है इसका? आदेश से है। रिक्वेस्ट का मतलब है प्रार्थना करने से। सजेशन का मतलब सलाह से है। फॉरवर्ड का मतलब मनाही से है। फॉरवर्ड का मीन्स क्या है आपके लिए? मनाही से। जैसे गो देयर। मेरी माताजी ने मुझसे कहा गो देयर। क्या कहा भाई? गो देयर, वहां जाओ। ठीक है, मेरी माताजी ने मुझसे कहा गो देयर, वहां जाओ। तो ऑर्डर दिया जा रहा है। रिक्वेस्ट, अगले ही क्षण वो जब बाजार से आई उन्होंने कहा प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। उन्होंने कहा कि प्लीज मुझे एक गिलास पानी लाकर दो। तो यहां पर क्या की जा रही है मित्रों? यहां पर रिक्वेस्ट की जा रही है। सजेशन, टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, अपनी दवाइयां समय पर लो। अपनी दवाइयां समय पर लो। तो अगर ये बात की जा रही है तो आपको सलाह दी जा रही है। मना करने के लिए डोंट गो
आउटसाइड इन द रेन, बाहर बारिश में मत जाओ, बाहर बारिश में मत जाओ, या डोंट प्ले इन द रेन, बरसात में मत खेलो, बारिश में मत जाओ। ये सब क्या होगा दोस्तों, इन सब के लिए आप लोगों को क्या करा जाएगा, मना किया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हुआ आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या हुआ मित्रों, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। समझ में बात आ रही है, नहीं आ रही है? दोस्तों आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अब आपके सामने लेकर आ रहा हूं एक नया सेंटेंस। क्या मित्रों, नंबर 4 पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अजी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब है भाववाचक वाक्य। भाववाचक वाक्य मतलब जिसमें भाव से मतलब रेट से नहीं है, भाव से मतलब यहां आपका भाव से मतलब फीलिंग से है भाई। आपकी जो भावनाएं होती हैं उनसे रिलेटेड है। अब आपकी फीलिंग कैसी हो सकती हैं, यहां आप हैप्पीनेस को दर्शाओगे, ठीक है, यहां आप सैडनेस को दर्शाओगे, यहां आप अपने सरप्राइज को दर्शाओगे, ठीक है, यहाँ किसी चीज़ को देखकर दुखी होना, खुश होना, सरप्राइज होना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप उसमें करोगे। जब आपके लिए दुख की खुशी की बात होगी तो आपके लिए एक शब्द निकल कर आएगा, एक शब्द निकल कर आएगा हुर्रे। सैडनेस के लिए शब्द निकल कर आएगा वर्ड अलास। सरप्राइज के लिए आप ओहो भी लगा मिलेगा या व्हाट ए भी लगा मिलेगा और सेंटेंस आगे लिखा होगा। सेंटेंस आगे लिखा होगा पूरा पूरा। कैसे लिखा होगा देखो इधर, एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा। हुर्रे वी हैव won the मैच। अरे हम मैच जीत गए, अरे हम मैच जीत गए, ठीक है। दूसरा अलास सी डाइड इन एन एक्सीडेंट। हाय वो एक दुर्घटना में मर गई, दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। अब यहां लगा व्हाट अ ब्यूटीफुल यू आर, व्हाट अ ब्यूटीफुल यू आर। अब एक चीज आपने नोट करी मित्रों, यहां पर आपने एक चीज नोट करी होगी फ्रेंड्स, आपने यहां पर एक बहुत ही शानदार बात नोट की होगी कि एक चिन्ह है जो सभी में आ रहा है, यह है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। मतलब ये एक मार्क होता है, एक चिन्ह होता है जिसके आधार पे आप ये निश्चित निर्धारित करते हो, ये आपका ये वाला चिन्ह जब नीचे बिंदु लगी हो तो ये आपकी भावनाओं को व्यक्त करेगा, ये आपकी भावनाओं को व्यक्त करेगा, ठीक है। क्लियर हुआ सभी का? मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक मैंने जो भी कुछ आपको बताया है वो आपके दिलो दिमाग में पहुँच गया होगा, ठीक है।
अब बात करते हैं सर जी, बात करते हैं एक चीज़ को लेकर, नंबर 5 को लेकर। नंबर 5 आपकी कौन सा है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑप्ट से मतलब होता है ऑप्शन से, और ऑप्शन का मतलब होता है कि आपकी इच्छा है, चाहे आप ए लगाएं और चाहे आप बी लगाएं, चाहे आप ए लगाएं और चाहे आप बी लगाएं, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। इसमें आपके लिए क्या बात होगी, जैसे आप जितनी भी आपकी डिज़ायर हैं उनको आप करोगे। जैसे आप यहाँ पर आते हैं और आप कहते हैं यहाँ हमारे सामने, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। अब मुझे ये बताओ, जब आप यहाँ पर आए मैंने आपसे कहा कि मुझसे गुड मॉर्निंग बोलो? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस, ये आपकी इच्छा थी। आप किसी बर्थडे में गए, बर्थडे में आपने कहा विश यू हैप्पी बर्थडे, विश यू हैप्पी बर्थडे, ठीक है। तो यहाँ पर जब उसको आप हैप्पी बर्थडे बोल रहे हो, या किसी को आपने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, तो क्या कोई व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि आप बधाई दो? हाँ, फेसबुक की दुनिया में कुछ एक लोग हैं जो ये मतलब ज़बरदस्ती कहलवाने का प्रयास करते हैं कि हाँ भाई मुझसे कहो कि हाँ हमें बधाई दी जाए। क्या कर जाए? बधाई दी जाए। अब आ जाओ, अब मैंने दूसरे नंबर पे लिखा था कंपाउंड सेंटेंस। क्या लिखा था? कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरे पे लिखा था आपके सामने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दोस्तों इन दोनों को मैं जो आपको बताऊंगा वो आपको जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैं आपको कराऊंगा, तब आपको इसके बारे में आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिएगा। फिलहाल एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। माय मदर told me that she would go to मुंबई। इस सेंटेंस को देखो, इस सेंटेंस तो आपके सामने आ गया, लेकिन सेंटेंस को ये बताओ। देखो, अगर आप माई मदर टोल्ड मी, मेरी माताजी ने मुझसे कहा, हमने सेंटेंस को अलग कर दिया। सी वुड गो टू मुंबई, मुंबई गई। तो क्या सेंटेंस में कुछ दिक्कत आई? बताओ भाई, क्या सेंटेंस में कुछ दिक्कत आई? नहीं। मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे पर ही क्या निर्भर है। एक और आपको बता रहा हूं, राम went to Delhi and I went to कोलकाता। देखो भाई, मैंने पहला सेंटेंस को देखा, माई मदर टोल्ड मी, मेरी माताजी ने मुझसे कहा। क्या कहा? अभी नहीं समझ में आया। इसका मतलब ये
इसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए इस पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, ये इस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन राम वेंट टू, देखिए राम वेंट टू दिल्ली, राम दिल्ली गया एंड आई वांट टू कोलकाता, और मैं कोलकाता गया। हमने दोनों को अलग कर दिया, मतलब इनके बीच में से एंड को रिमूव कर दिया, एंड को हटा लिया। तो क्या किसी वाक्य पर फर्क पड़ा? ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने एंड हटा लिया तो राम दिल्ली गया था, वो कोलकाता पहुंच गया, और मैं गया था कोलकाता और मुझे दिल्ली भेज दिया गया। बिल्कुल नहीं। तो कोई अंतर नहीं पड़ा ना। जब कोई अंतर नहीं पड़ा तो इसका मतलब ये सेंटेंस एक दूसरे से क्या है? स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं। तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस हुआ, और ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। एक बात आपको बता दूं दोनों में अंतर की, एक बात आपको दोनों में अंतर की बताऊं। जब आपके सामने बात की जाएगी कंपाउंड सेंटेंस को लेकर, कंपाउंड सेंटेंस को लेकर, तो जो सेंटेंस वन और प्लस सेंटेंस टू, ये दोनों जो जुड़े होंगे ना, ये दोनों जो जुड़े होंगे मित्रों, ये जो जुड़े होंगे आपके ये कोऑर्डिनेटिंग क्लास के माध्यम से जुड़े होंगे। कोऑर्डिनेटिंग क्लास के माध्यम से जुड़े होंगे। कोऑर्डिनेटिंग क्लास मतलब जो एक दूसरे से अलग होने पर भी अपना अर्थ स्पष्ट रखती है, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लास। लेकिन दोस्तों अगर आपके सामने आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्या आता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो मित्रों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा? यहां पर सब्जेक्ट सेंटेंस वन और प्लस सेंटेंस टू, ये दोनों सेंटेंस जुड़े होंगे किससे? अभी बता रहे हैं किससे जुड़े होंगे? ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास से जुड़े होंगे, सबऑर्डिनेटिंग क्लास से जुड़े होंगे। ये क्लास एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। ठीक है भाई। तो आज की क्लास में मैंने इतना कुछ आपको कराया, यहाँ से मैं आपको करा रहा हूँ। ये आप लोग नोट करेंगे तो ये आपका पेज नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट लें। ये पेज नंबर 2 है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ से पेज नंबर 3 है, इसका स्क्रीनशॉट लें। पेज नंबर 4 है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। और ये पेज नंबर 5 है, इसका स्क्रीनशॉट लें। पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 एंड 10, 11, 12। तो यहाँ से आपने एक चीज़ सीखी कि सर एक ही क्लास में 12 पेजेस का मैंने आप लोगों को काम दिया है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिकतम बच्चों तक पहुँचाने में हमारी सहायता करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसी ही और
वीडियोस पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आप दबा लीजिएगा जिसपे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लाइव सेशन। मिलेंगे अगले सेशन में आपके साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।